एक फरार अपराधी जिसने दो बहनों को उनके ही घर में कैद कर लिया। शुरुआत में वो उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो दोनों बहनें धीरे धीरे खुद को उसी के हवाले कर देती हैं और उस आदमी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पूरी कहानी ही उलट गई? आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो बहनों से जो अपना सारा सामान एक छोटे से टेम्पो में भरकर शहर छोड़कर गांव में बसने जा रही हैं। बड़ी बहन का नाम है सियोन यंग, जबकि छोटी बहन का नाम है जी यंग। दोनों एक नई शुरुआत करने के लिए काफी उत्साहित हैं, लेकिन सफर के दौरान ही उन्हें एहसास हो जाता है कि आगे सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। टेम्पो चला रहा ड्राइवर बार बार सियोन यंग को गलत नजरों से घूर रहा होता है, तो वो गुस्से में उसे डांटते हुए पूछती है, क्या देख रहे हो तुम? अचानक सवाल सुनकर ड्राइवर घबरा जाता है। अपनी गलती छिपाने के लिए वो तुरंत बहाना बनाते हुए कहता है कि वो तो बस ये देख रहा था कि उन्होंने सीट बेल्ट ठीक से लगाई है या नहीं। उसकी बात सुनकर सियोन यंग ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो ड्राइवर की असली नीयत समझ चुकी है। इसके बाद कहानी गांव की ओर बढ़ती है, जहां सड़क पर चलते हुए दो आदमी किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं। इनमें से एक गांव का प्रधान यानी बोंग साम होता है, जबकि दूसरा उसका उप प्रधान डेग्यून। प्रधान गुस्से में उप प्रधान को डांटते हुए कहता है कि उसने अभी तक गांव की खराब स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं बदली। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। तभी अचानक उनके सामने से वही टेम्पो गुजरता है जिसमें दोनों बहनें बैठी होती हैं। जी यंग खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर गांव की ताजी हवा का आनंद ले रही होती है। जैसे ही उप प्रधान की नजर उस पर पड़ती है, वो एक पल के लिए पूरी तरह उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसकी नजरें जी यंग से हटने का नाम ही नहीं लेती। बिना एक पल गंवाए वो प्रधान को वहीं छोड़कर तुरंत उसी टेम्पो के पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। उसे अब बस एक ही बात जाननी थी, आखिर ये दोनों खूबसूरत लड़कियां कौन हैं और गांव में किस लिए आई हैं। समय बीतता है और 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन गांव का प्रधान बोंग साम बड़ी जल्दी में कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उप प्रधान डेग्यून पर पड़ती है, जो खुद भी किसी काम से जल्दी जल्दी जा रहा होता है। उधर प्रधान को ढूंढते हुए उसकी पत्नी सुनदेओक अपनी ही किराने की दुकान पर पहुंचती है। वो कुछ देर के लिए दुकान छोड़कर बाहर गई थी, लेकिन लौट कर देखती है कि बोंग साम वहां मौजूद ही नहीं है। ये देखकर वो चिढ़ जाती है। तभी वहां एक नौजवान लड़के की एंट्री होती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। यही हमें पता चलता है कि सुनदेओक उस नौजवान की खूबसूरती, उसकी फिट बॉडी और उसकी दिलकश अदाओं की तरफ काफी आकर्षित है। वो भी उससे बेहद प्यार और अपनापन दिखाकर बात करती है, जिससे साफ समझ आता है कि दोनों के बीच अच्छी जान पहचान है। इसके बाद सीन एक बार फिर बदलता है। अब हम देखते हैं कि बोंग साम दूरबीन से सियोन यंग और जी यंग के घर में झांक रहा होता है। उसी समय सियोन यंग घर के अंदर आराम कर रही होती है, जबकि जी यंग काम पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उसे गांव के एक फार्म में नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो कपड़े बदलकर निकलने की तैयारी कर रही होती है। सियोन यंग को अभी तक कोई काम नहीं मिला था, इसी वजह से वो अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताती थी। घर में खाना बनाना, घर का ध्यान रखना और बाकी सारे घरेलू काम वही करती थी। वहीं उप प्रधान डेग्यून भी मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही वो दूरबीन मांगता है, बोंग साम उसे दूरबीन देने से साफ मना कर देता है। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। हमें पता चलता है कि इन दोनों ने अब वहीं अपना डेरा जमा लिया है, जहां कुर्सियां और बाकी का सामान भी रखा हुआ है। काफी देर तक बहस करने के बाद आखिरकार उप प्रधान उसके हाथ से दूरबीन छीन लेता है और खुद देखने लगता है। वहीं प्रधान झुंझलाकर अपना फोन निकालता है और उन दोनों बहनों की चोरी छिपे खींची हुई तस्वीरें देखने लगता है। तभी उप प्रधान की नजर जी यंग पर पड़ती है, जो घर से बाहर निकल रही होती है। ये देखते ही वो फट से दूरबीन प्रधान को वापस देता है और जी यंग का पीछा करने निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई शख्स उस जगह पर पहुंचता है जहां प्रधान और उप प्रधान ने अपना डेरा जमा रखा होता है। वो दूर से ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर दोनों वहां क्या कर रहे थे। इसके बाद वो सीधे उन दोनों बहनों के घर की तरफ बढ़ जाता है। बाहर से झांकने पर उसे सियोन यंग हॉल में रखे सोफे पर आराम से सोती हुई दिखाई देती है। अगले सीन में हम जी यंग को देखते हैं, जो अपने काम वाली फार्म पर पहुंच चुकी होती है। उसका पीछा करते करते उप प्रधान भी वहीं आ जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि जी यंग आज अपने रोज के काम पर जाने के बजाय सीधे खीरे के खेत में आ गई है। तभी जी यंग एक खीरा तोड़ लेती है। वो खीरे को जमीन में इस तरह गाड़ देती है कि उसका बड़ा हिस्सा बाहर ही दिखाई देता है। उप प्रधान को जानने की उत्सुकता होती है कि वो आखिर वहां क्या कर रही है, लेकिन उसके बाद वो उस खीरे के साथ जो करती है उसे देखकर उप प्रधान पूरी तरह पागल हो जाता है। ये देखकर उसके नन्हे भाई में भी हलचल मच जाती है। वो तुरंत उसे संभालते हुए चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद सुनदेओक अपनी किराने की दुकान पर आए एक पार्सल को खोलकर देख रही होती है। उसमें डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्टेथोस्कोप निकलता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर प्रधान ने ये क्यों मंगवाया है। तभी सियोन यंग वहां कुछ सामान खरीदने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसके छोटे कपड़े देखकर सुनदेओक उसे ताना मारते हुए कहती है कि ये शहर नहीं, गांव है, यहाँ ऐसे कपड़े मत पहना करो। इस पर सियोन यंग शांति से जवाब देती है कि उसे इन्हीं कपड़ों में आराम महसूस होता है, इसलिए वही पहनती है। तभी वहां प्रधान की एंट्री होती है। सियोन यंग के मना करने के बावजूद वो उसका खरीदा हुआ सामान उठाने की जिद करने लगता है। ये देखकर सुनदेओक बीच में आ जाती है और प्रधान पर ही बरस पड़ती है। इसी बीच सियोन यंग वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सुनदेओक प्रधान को डांटने लगती है और साथ ही ये भी पूछती है कि उसने आखिर स्टेथोस्कोप क्यों मंगवाया। लेकिन प्रधान कोई न कोई बहाना बनाकर स्टेथोस्कोप उससे ले लेता है और वहां से फौरन निकल जाता है। शाम होते ही प्रधान चुपके से उन दोनों बहनों के घर पहुंच जाता है। वो दबे पांव सियोन यंग के कमरे के बाहर जाकर बैठ जाता है। फिर अपने साथ लाया हुआ स्टेथोस्कोप निकालकर दीवार से लगाता है और कमरे के अंदर से आने वाली आवाजें सुनने की कोशिश करने लगता है। अंदर सियोन यंग बेड के नीचे रखे एक बॉक्स से कुछ निकालती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल पर एक वीडियो चलाकर हेडफोन के जरिए उसकी आवाज सुनने लगती है।
फिर वो अपने कपड़े उतारकर अपने हाथों से नीचे खेलने लगती है। उसकी आवाज़ें बाहर बैठे प्रधान के कानों तक साफ पहुंच रही होती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर प्रधान पूरी तरह उसमें खो जाता है और वहीं बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। तब उसकी आंख खुलती है। स्टेथोस्कोप देर तक गाल से लगा रहने की वजह से उसके चेहरे पर उसका निशान भी पड़ चुका होता है। वो घबराकर तुरंत उठता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। उधर जी यंग सियोन यंग को उठाने के लिए उसके कमरे में आती है। तभी वो देखती है कि सियोन यंग अभी भी हेडफोन लगाए सो रही है। वो उसके कानों से हेडफोन निकालकर खुद सुनती है। उसे ये आवाज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो सियोन यंग से कहती है कि उसने नाश्ता बना दिया है, इसलिए उठकर खा लेना। इतना कहकर वो काम पर चली जाती है। काम पर जाते वक्त उसकी मुलाकात उप प्रधान से होती है। वो मौका देखकर जी यंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जी यंग उसकी बातों का असली मतलब समझ ही नहीं पाती। वो सामान्य तरीके से उससे बात करती है। जाते जाते उप प्रधान उससे कहता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक उसे बता देना। जी यंग मुस्कुराकर ठीक है कहती है, लेकिन काम का समय हो रहा था, इसलिए जी यंग जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही प्रधान की पत्नी उसकी खबर लेने लगती है और दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी वहां वही नौजवान लड़का भी आ जाता है। प्रधान की पत्नी उसे इशारा करके प्रधान को पकड़ने के लिए कहती है। अगले ही पल वो लड़का पीछे से प्रधान को कसकर पकड़ लेता है और उसकी पत्नी गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इसके बाद सीन बदल जाता है। जी यंग एक बार फिर अपने फार्म पर पहुंचकर कल की तरह खुद को संतुष्ट करने में लग जाती है, लेकिन आज भी उप प्रधान उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वो छिपकर जी यंग को देखने लगता है। जी यंग की हरकतें देखकर वो एक बार फिर खुद पर काबू नहीं रख पाता। उसके मुंह से अचानक अजीब सी आवाज निकल जाती है। आवाज सुनते ही वो घबरा जाता है और तुरंत वहां से भागकर सीधे अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां प्रधान पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अब उन्हें दूरबीन से उन दोनों बहनों पर नजर रखने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब उनके पास उससे भी बेहतर तरीका आ चुका है। इतना कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। शाम के समय दोनों बहनें घर के बाहर आंगन में बैठकर आराम से बातें कर रही होती हैं। कुछ देर बाद दोनों ड्रिंक लेने के लिए घर के अंदर चली जाती हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई शख्स दूर से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। ये वही आदमी होता है जिसने कुछ दिन पहले बाहर से झांककर सियोन यंग को सोफे पर सोते हुए देखा था। घर के अंदर दोनों बहनें ड्रिंक करते हुए अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करने लगती हैं। कुछ देर बाद सियोन यंग अपने कमरे में चली जाती है, जबकि ज्यादा शराब पी लेने की वजह से जी यंग वहीं टीपॉय के पास सो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो रहस्यमयी आदमी चुपके से घर के अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचकर वो सियोन यंग के कमरे में झांकता है और उसे अकेले देखता रहता है, जो रोज की तरह अपने हाथों से नीचे खेल रही थी। अगली सुबह जब सियोन यंग की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी बाथरूम से वही आदमी सिर्फ तौलिया लपेटे हुए बाहर आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि रात को तुमने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। इसके बाद वो उन्हें डराना और धमकाना शुरू कर देता है। तभी वो खड़ा होता है और अचानक उसका तौलिया नीचे गिर जाता है। ये देखकर सियोन यंग उसे देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसी समय अंदर वाले कमरे से जी यंग भी हाथ पैर बंधे हुए लड़खड़ाती हुई बाहर आती है। अपनी बहन की हालत देखकर और आदमी को उस हाल में देखकर वो भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद वो आदमी कपड़े पहनकर दोनों बहनों को अपने सामने बैठाता है। फिर जेब से एक चाकू निकालकर उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अब अगले कुछ दिनों तक वे दोनों इसी घर में उसकी कैदी बनकर रहेंगी। जब तक वो यहां से नहीं चला जाता तब तक अगर उन्होंने बाहर किसी को भी इस बारे में बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो ये भी बताता है कि पिछले 2-3 दिनों से वो इस घर और गांव के लोगों पर नजर रख रहा था, इसलिए यहाँ क्या क्या होता है और कौन कब क्या करता है उसे सब कुछ अच्छी तरह पता है। इसके बाद वो जी यंग को खोल देता है और उसे रोज की तरह अपने काम पर जाने का आदेश देता है, ताकि गांव वालों को किसी तरह का शक न हो। वहीं सियोन यंग को वो घर पर ही रहने और उसके लिए खाना बनाने का आदेश देता है। हर बार की तरह उप प्रधान जी यंग का पीछा करते हुए फार्म तक पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि जी यंग काफी देर तक एक खीरे को चुपचाप घूर रही होती है। वो सुबह हुई घटना को याद कर रही थी। ये देखकर उप प्रधान हैरान रह जाता है कि आज वो कुछ भी नहीं कर रही है। थोड़ी देर बाद जी यंग वहां से उठकर दूसरे खेत की तरफ चली जाती है। उधर प्रधान फिर से दूरबीन लेकर दोनों बहनों के घर की तरफ देखने लगता है, लेकिन इस बार घर की सभी खिड़कियों पर पर्दे लगे होने की वजह से उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं घर के अंदर सियोन यंग खाना परोसने के बाद वहां से जाने लगती है। तभी वो आदमी उसे रोक लेता है। इसके बाद वो उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता है। सियोन यंग उसके चंगुल से निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाती। कुछ देर बाद वो फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालकर पीता है, जबकि सियोन यंग वहीं फर्श पर चुपचाप पड़ी होती है। रात को जी यंग अपने साथ 2 खीरे लेकर घर लौटती है। वो देखती है कि सियोन यंग किचन की टेबल पर सब्जियां काट रही होती हैं। वो धीरे से अपनी बहन से पूछती है कि उस आदमी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। इस पर सियोन यंग सिर्फ नहीं में जवाब देती है। इसके बाद जी यंग वहां से जाने लगती है। तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि क्या उसने बाहर किसी को उनके बारे में कुछ बताया है। जी यंग भी नहीं में जवाब देती है और कहती है कि वो नहाने जा रही है। नहाने के बाद वो आदमी दोनों बहनों के हाथ पैर फिर से टेप से बांध देता है। वो कहता है कि रात के समय वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। इसके बाद वो सियोन यंग को उसके कमरे में बिस्तर पर लिटाकर गुड नाइट कहता है और बाहर निकल जाता है। फिर वो जी यंग के कमरे में जाता है। वहां वो उसके साथ भी गलत व्यवहार करता है। जी यंग पहले उसका विरोध करती है, लेकिन अपनी बहन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आखिरकार चुप रह जाती है। वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सियोन यंग न तो डरी हुई थी और न ही नाराज। उल्टा उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। शायद पहली बार किसी पुरुष के साथ करने के बाद उसे अच्छा लग रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि सुन देओक अपनी दुकान पर बैठी उसी नौजवान लड़के को देख रही होती है, जो उसकी दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी रहा होता है। तभी वहां पुलिस पहुंचती है।
वे उसे एक पोस्टर देते हुए कहते हैं कि इसे दुकान की दीवार पर लगा देना। पोस्टर में एक फरार अपराधी की तस्वीर होती है। पुलिस बताती है कि अगर यह आदमी कहीं दिखाई दे या कोई इसे पकड़वा दे तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तभी हमें पता चलता है कि पोस्टर में छपा चेहरा उसी आदमी का है जो इस वक्त दोनों बहनों के घर में छिपा हुआ है। इसके बाद सीन बदलता है। सियोन यंग किचन में बर्तन धो रही होती है। तभी वो आदमी पीछे से आकर उसे परेशान करने लगता है। इसके बाद कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। दिन में जब जी यंग काम पर चली जाती तो वो आदमी सियोन यंग के साथ समय बिताता और सियोन यंग भी उसका पूरा साथ देती। वहीं रात में वो जी यंग के साथ रहता, जहां जी यंग भी खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि दोनों बहनों को पता नहीं था कि वो दूसरी बहन के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। एक दिन जब जी यंग काम पर जाने के लिए घर से निकल रही होती है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात प्रधान से हो जाती है। प्रधान मुस्कुराते हुए पूछता है, सब ठीक है ना? इस पर जी यंग भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ सब बिल्कुल ठीक है, इसलिए अब चोरी छिपे हम पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही प्रधान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। घबराकर वो पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम लोगों पर नजर रखता हूं? इस पर जी यंग जवाब देती है, मेरी बहन को तो पहले से ही पता है कि तुम उस पर नजर रखते हो। अब प्रधान पूरी तरह डर जाता है। सुनकर प्रधान शर्मिंदा हो जाता है। वो हाथ माफी मांगते हुए कहता है कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जी यंग उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। प्रधान सीधे अपने अड्डे पर पहुंचता है और पूरी बात उपप्रधान को बता देता है। वो कहता है कि दोनों बहनों को सब कुछ पता चल चुका है और ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगर वो उसे उकसाता नहीं तो शायद वो कभी उन पर नजर भी नहीं रखता। लेकिन ये सुनकर उपप्रधान भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है कि यहां रखी हुई दूरबीन, कुर्सियां और बाकी सारा सामान उसने नहीं, बल्कि खुद प्रधान ने अपने शौक से इकट्ठा किया था। इस बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। हालांकि काफी देर बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब से वे दोनों बहनों का पीछा करना और उन पर नजर रखना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इसके बाद प्रधान वहां से चला जाता है। उसी रात तीनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी दौरान सियोन यंग उस आदमी को डांटने लगती है। वो समझ जाता है कि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए उसे उसके कमरे तक छोड़कर बिस्तर पर सुला देता है। इसके बाद वो बाहर आता है और जी यंग के साथ समय बिताने लगता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अंतरंग पल बिताने लगता है और वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी सियोन यंग उसके पास आकर अपनी इच्छाएं पूरी करने लगती हैं। वो उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन यंग उसे चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि पास ही जी यंग गहरी नींद में सो रही होती है। इसके बाद दोनों वहीं एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ देर बाद वो आदमी बाथरूम में अपने साथी से फोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता है कि वो बहुत थक चुका है और अगले दिन यहां से निकल जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि बाहर खड़ी सियोन यंग उसकी पूरी बात सुन चुकी है। थोड़ी देर बाद सियोन यंग उसे अपने कमरे में बुलाती है। वो कहती है कि कमरे की छत वाली लाइट खराब हो गई है और उसे बदलनी होगी। जैसे ही वो मेज पर चढ़कर लाइट ठीक करने लगता है, सियोन यंग अचानक नीचे से मेज को जोर से लात मार देती है। संतुलन बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिर पड़ता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। लेकिन सियोन यंग यही नहीं रुकती। वो मौका देखकर इलेक्ट्रिक स्टन गन से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को सोफे पर लेटा हुआ पाता है। सामने किचन में दोनों बहनें सामान्य तरीके से अपना काम कर रही होती हैं। तभी सियोन यंग उसे जागते हुए देख लेती है। उसके नाक से खून निकल रहा होता है, इसलिए वो तुरंत दौड़कर उसके पास आती है और रुमाल से उसका खून साफ करने लगती है। वो मासूम बनते हुए झूठ बोलती है कि वो मेज से गिर गया था और उसी वजह से बेहोश हो गया। फिर वो अपनी ही गलती मानते हुए उससे माफी मांगती है कि उसे लाइट बदलने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद वो उसे ठंडा जूस पिलाती है और कहती है कि अब उसके पैर में चोट लग चुकी है, इसलिए फिलहाल वो कहीं भी नहीं जा पाएगा। उसकी बातें सुनकर वो आदमी दोनों बहनों की तरफ देखता है, लेकिन इस बार उसे उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अलग ही चाहत नजर आती है। अगले दिन जी यंग उसके लिए दवाई वाला काढ़ा लेकर घर लौटती है। दोनों बहनों की बातें सुनते ही वो आदमी घबराकर सोफे के पीछे छिप जाता है, लेकिन जी यंग उसे देख लेती है और मुस्कुराते हुए उसे बाहर आने के लिए कहती है। उधर बाहर उपप्रधान चुपके चुपके उनके घर के पास पहुंच जाता है। घर के अंदर किसी को भी उसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं होता। जी यंग उस आदमी को दवाई का काढ़ा देते हुए कहती है कि उसे ये एक ही बार में पूरा पीना होगा। मजबूरी में वो पूरा काढ़ा पीने लगता है। तभी जी यंग अचानक उसके कान के पास जाकर कुछ कह देती है। वो बुरी तरह चौंक जाता है और पूरा काढ़ा उसके कपड़ों पर गिर जाता है। गर्म काढ़े की वजह से वो जोर से चिल्लाने लगता है। दोनों उसकी मदद करने लगती है और इसी दौरान बाहर खड़ा उपप्रधान अंदर से आती आवाजें सुन लेता है। उसे लगता है कि घर के अंदर दोनों बहनें किसी अनजान आदमी के साथ हैं, जिससे उसके मन में शक पैदा होने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी बाथरूम में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा होता है। वो सोचने लगता है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ कितना बदल गया है। जिन दोनों बहनों को कभी उससे डर लगता था, अब वही उससे बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार कर रही हैं। तभी बाहर से जियांग उसे आवाज देती है और बताती है कि उसके पुराने कपड़े धोने के लिए रख दिए हैं। साथ ही वो कहती है कि बाहर उसके लिए नए कपड़े रखे हैं, जिन्हें पहनकर वो बाहर आ जाए। ये सुनकर वो डरते डरते बाथरूम से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जी यंग पर पड़ती है, वो समझ जाता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब पूरी बाजी पलट चुकी थी। जो आदमी पहले दोनों बहनों पर हावी था, अब वही उनके सामने बेबस नजर आने लगा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो आदमी चुपचाप लेटा हुआ है, जबकि जी यंग पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके पास बैठी होती है। इसके बाद वो बाहर निकलकर हॉल के सोफे पर आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सियोन यंग वहां आ जाती है। वो भी उसके साथ समय बिताना चाहती है। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि इस बार उसकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। अगली सुबह जी यंग की नजर सोफे के पास पड़ी एक चीज पर पड़ती है। उसे देखकर वो चौंक जाती है। गुस्से में वो इलेक्ट्रिक शॉक गन से उस आदमी को बेहोश कर देती है और सीधे अपनी बहन के पास पहुंचती है। वो बताती है कि उसे वहां एक इस्तेमाल किया हुआ प्रोटेक्शन मिला है। ये सुनकर सियोन यंग कहती है कि वो उसकी वजह से वहां पड़ा था। अपनी बहन की बात सुनते ही जी यंग हैरान रह जाती है और हिचकिचाते हुए पूछ बैठती है, क्या तुम भी उसके साथ? ये सुनकर सियोन यंग भी चौंक जाती है और पूछती है, तुम्हारा मतलब तुम भी उसके साथ?
दोनों की बातें सुनकर उन्हें एहसास हो जाता है कि वो आदमी दोनों के साथ कर चुका था। उधर उप प्रधान पिछली रात हुई सारी घटना प्रधान को बताता है। पहले तो प्रधान को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन उप प्रधान उसे यकीन दिलाने के लिए फिर से दूरबीन से उन बहनों के घर की तरफ देखने के लिए कहता है। प्रधान पहले मना करता है, क्योंकि अगर बहनों को फिर से उनके झांकने की बात पता चल गई तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। दूरबीन से देखने पर उन्हें दोनों बहनें घर से बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं। मौका मिलते ही दोनों चुपके से उनके घर के पास पहुंच जाते हैं और अंदर झांकते हैं। तभी उनकी नजर उसी आदमी पर पड़ती है जिसकी तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी। दोनों समझ जाते हैं कि यही वो फरार अपराधी है, लेकिन डर की वजह से बिना कुछ किए ही वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद उस आदमी को होश आता है। होश में आते ही वो घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोनों बहनें वापस लौट आती हैं और उसका भागने का मौका खत्म हो जाता है। उसी रात तीनों फिर साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जी यंग उसके सामने एक टाइम टेबल रख देती है। वो कहती है कि अब से उसे दोनों बहनों के साथ समय इसी शेड्यूल के हिसाब से बिताना होगा। ये देखकर वो आदमी पूरी तरह परेशान हो जाता है। जिस खेल की शुरुआत उसने अपने फायदे के लिए की थी, अब वही खेल पूरी तरह उसके खिलाफ हो चुका था। अगले दिन जब दोनों बहनें गांव की दुकान पर जाती हैं तो उनकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है। पोस्टर में उसी आदमी की तस्वीर छपी होती है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। अब उन्हें पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक फरार अपराधी है। ये सच जानकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। इतने दिनों से वे जिस आदमी को अपने घर में छिपाए हुए थीं, उसकी असलियत कुछ और ही थी। इधर प्रधान और उप प्रधान आपस में बात करते हैं कि आखिर दोनों बहनें उस अपराधी का साथ क्यों दे रही हैं। फिर दोनों फैसला करते हैं कि अगर वे उसे पकड़वा दें तो एक तरफ उन्हें इनाम मिलेगा और दूसरी तरफ दोनों बहनों की नजरों में उनकी बिगड़ी हुई छवि भी सुधर जाएगी। यही सोचकर दोनों उस अपराधी को पकड़वाने की योजना बना लेते हैं। उधर घर के अंदर वो आदमी स्टोर रूम में रस्सियों से बंधा बैठा होता है। तभी दोनों बहनें उसके पास आती हैं। वो गुस्से में पूछता है कि अचानक उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस पर जी यंग कहती है कि इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकता है। फिर वो उसका असली नाम सांगचोल लेती है। अपना नाम सुनते ही वो बुरी तरह चौंक जाता है और पूछता है कि उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला। दोनों बहनें बताती हैं कि अब उन्हें उसकी पूरी सच्चाई मालूम हो चुकी है। अपनी सफाई में वो कहता है कि उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। अगर किसी से सावधान रहने की जरूरत है तो वो प्रधान और उप प्रधान है, जो कई दिनों से चोरी छिपे उन्हें देखते और उनकी तस्वीरें खींचते रहे हैं। यह सुनकर जी यंग हैरान होकर पूछती है, क्या उप प्रधान भी? उसे यकीन ही नहीं होता। तभी अचानक घर की घंटी बजती है। सियोन यंग फौरन उसके मुंह पर टेप चिपका देती है और कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप यहीं पड़े रहो। इसके बाद दोनों स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके बाहर आती हैं। दरवाजा खोलते ही सामने प्रधान और उप प्रधान खड़े दिखाई देते हैं। उनके हाथों में खुदाई के औजार भी होते हैं। वे बिना इजाजत सीधे घर के अंदर घुसने लगते हैं। दोनों बहनें उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं और गुस्से में कहती हैं कि वे उनके घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं। लेकिन प्रधान कहता है कि उसने यहाँ एक फरार अपराधी को देखा है और पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। दोनों बहनें उन्हें रोकने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन वे एक एक कमरा खंगालते हुए आखिर स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं। बाकी कमरों में उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही उप प्रधान स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है उसकी नजर सीधे उस फरार अपराधी पर पड़ जाती है। उसी पल सियोन यंग इलेक्ट्रिक शॉक गन से उप प्रधान पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। शोर सुनकर प्रधान बाहर आता है, लेकिन सियोन यंग उसे भी बेहोश कर देती है। दोनों बहनों ने पहले ही पुलिस को खबर दे दी थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। इसके बाद दोनों बहनें उन तीनों को रस्सियों से बांधकर घर के आंगन में ले आती हैं, ताकि पूरे गांव के सामने उनका असली चेहरा बेनकाब हो सके। दोनों बहनें फरार अपराधी को पुलिस के हवाले कर देती हैं। साथ ही वे प्रधान और उप प्रधान पर भी चोरी छिपे उनका पीछा करने और तस्वीरें खींचने का आरोप लगाती हैं। वे पुलिस से कहती हैं कि अगर उनके मोबाइल फोन जांचे जाएं तो सारा सच सामने आ जाएगा। तभी प्रधान की पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। सारी सच्चाई जानने के बाद वो गुस्से में पहले प्रधान की पिटाई करती है और फिर उप प्रधान को भी नहीं छोड़ती। आखिरकार पुलिस तीनों को अपने साथ ले जाती है। कुछ दिनों बाद कहानी फिर सामान्य हो जाती है। प्रधान की पत्नी अपनी दुकान पर अकेली बैठी होती है। तभी वही नौजवान लड़का वहां आता है और उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है। इस बार वो बिना देर किए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर दोनों बहनें अपने घर के आंगन में आराम से बैठी हुई होती हैं। तभी सामने से एक हैंडसम युवक आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही दोनों बहनें तुरंत अपने कपड़े ठीक करने लगती हैं और मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगती हैं। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी क्रंच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प और खौफनाक मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिलती रहें।